हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपीजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर सौरभ चौबे के जो मेडिवल हिस्ट्री की किताब है उन किताब की 5th चैप्टर सुल्तनतकालीन प्रशासन एवं संस्कृति के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे सुल्तनतकालीन प्रशासन के बारे में, केंद्रीय प्रशासन के बारे में। तो देख लेते हैं, जो सल्तनतकालीन पूरा प्रशासन था वो 5 भागों में विभाजित था। केंद्रीय प्रशासन, प्रांत या विलायत या इक्ता प्रशासन, सिख या जिला प्रशासन, परगना प्रशासन, ग्राम प्रशासन, इन 5 भागों में विभाजित था सुल्तनतकालीन पूरा प्रशासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन के जो 4 महत्वपूर्ण विभाग थे उनमें से था दीवाने विजारत, जो कि था राजस्व विभाग, दीवाने अर्ज, ये था सैनिक विभाग, दीवाने इंसा, ये था पत्राचार विभाग, और दीवाने रिसालत, ये था विदेशी विभाग या धार्मिक विभाग। और इन सभी का जो सर्वे सर्वा था वो था सुल्तान। एवं सुल्तान को परामर्श देने में जो एक परामर्शदात्री संस्था थी उसे मजलिस ए खलबत कहा जाता था। और मजलिस ए खलबत 2 भागों में विभाजित था, बारे आम और बारे खास। तो बेसिकली आज हम लोग केंद्रीय प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले इस यहाँ पर छक में महत्वपूर्ण कुछ तत्व दिया गया है, इसे देख लेते हैं। आमिरों का जो स्वर्णकाल वो लोधी काल को कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आमिरों का स्वर्णकाल लोधी काल को कहा जाता है, जबकि बलबन का काल आमिरों का निम्न काल था। तुगलक काल विजारत का स्वर्णकाल था, जबकि लोधी काल विजारत का निम्न काल था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। शाहूकारों का स्वर्णकाल मोहम्मद बिन तुगलक का काल कहलाता है, साहूकारों का स्वर्णकाल। जमींदारों खुद मुकद्दम चौधरी का जो निम्न काल था वो था अलाउद्दीन खिलजी का काल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नायब गिबत, सुल्तान की अनुपस्थिति में राजधानी में उसका प्रतिनिधि नायब गिबत कहलाता था। केंद्रीय प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो देख लेते हैं सुल्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान था, जो कि सभी शक्तियों का केंद्र था। शासन व्यवस्था हो, शांति स्थापना, वज्राक्रमण से सुरक्षा के अतिरिक्त सुल्तान का महत्वपूर्ण कार्य इस्लाम धर्म की सुरक्षा और उसका विस्तार करना था। सुल्तान अपने अधिनियम, उस्लूब एवं अपने नियम कानून जवाबित पारित करता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उस्लूब एवं जवाबित। सुल्तान अपने अधिनियम को उस्लूब कहलाता था, जो कि अधिनियम पारित करता था, और नियम कानून जवाबित कहलाता, जो कि सुल्तान के द्वारा पारित होता था। सुल्तानों के शासन का मुख्यालय दार उल खिलाफा अर्थात खलीफा का घर कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनबी का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुल्तान धारण करने वाला पहला व्यक्ति सुल्तान मोहम्मद गजनबी था। इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तानत का पहला सुल्तान था जिसने उत्तराधिकारी के वंशानुगत सिद्धांतों को स्थापित किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुल्तान आमिरुल मोमिन सहधर्मियों का नेता के साथ अपनी संपूर्ण प्रजा का शासक था। सुल्तान को उसके कार्यों में मदद देने के लिए एक परामर्शदात्री संस्था मजलिस ए खलबत थी, जिसके 2 भाग थे, बारे आम एवं बारे खास। बारे आम में सुल्तान न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था, ये इंपॉर्टेंट है। सुल्तान को परामर्श देने में एक संस्था थी जिसे मजलिस ए खलबत कहा जाता था। मंत्रिपरिषद के 4 महत्वपूर्ण मंत्रियों की मदद से सुल्तान प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता था। उनमें था दीवाने विजारत, वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवाने विजारत का जो प्रमुख था उसे वजीर कहा जाता था, जो कि मुख्य रूप से राजस्व एवं अर्थव्यवस्था का प्रभारी था। विजारत संस्था को इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई है। बरनी के अनुसार एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है, ये बरनी की स्टेटमेंट है में विजारत वजीर के बारे में। विधिवेत्ता अलमावर्दी ने वजीर की 2 श्रेणियां बताई, वजीर तनफीज और वजीर तब्बीद। ये इंपॉर्टेंट है। वजीर तनफीज सीमित अधिकार वाला और वजीर तब्बीद असीमित अधिकार वाला। ये विधिवेत्ता अलमावर्दी ने वजीर के 2 श्रेणियां बताया। अब्बासी प्रशासन में तथा आगे चलकर मुगल काल में सर्वशक्तिमान वजीर को वजीर ए मुतलक कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब्बासी प्रशासन में तथा आगे चलकर मुगल काल में सर्वशक्तिमान जो वजीर होता था उसे वजीर ए मुतलक कहा जाता था, जो कि सम्राट के हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सकता था। यदि राज्य में नायब का पद नहीं है तब वजीर ही सुल्तान के पश्चात राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। तो नायब का पद जब नहीं होता था तो वजीर ही सुल्तान के बाद सर्वेसर्वा होता था। तुगलक काल विजारत का स्वर्णकाल कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद गजनबी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए। मोहम्मद गजनबी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुआ था।
ऐबक का पहला वजीर का नाम था फक्र मुदब्बिर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश का वजीर फखरुद्दीन इस्लामी था, जिसने 30 वर्ष के तक बगदाद में काम किया था। ये इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात जुनैदी वजीर बना, जिसे इल्तुतमिश ने निजामुल मुल्क की उपाधि दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने किसे निजामुल मुल्क की उपाधि दिया था? जुनैदी की, जो कि इल्तुतमिश का वजीर था। इल्तुतमिश ने वजीर को मदद देने हेतु उसका एक नायब भी नियुक्त किया था। बलबन के समय वजीर की शक्तियाँ निम्नतम बिंदु पर जा पहुंची, जबकि उस पद पर उसने सर्वप्रथम ख्वाजा हसन बसरी की नियुक्ति की। बलबन के समय में वजीर का शक्तियाँ निम्न काल था, जो कि उन्होंने सर्वप्रथम वजीर के हिसाब से नियुक्त किया था ख्वाजा हसन बसरी को। बलबन ने अहमद एवाज को आरिज ममालिक नियुक्त कर वजीर की शक्ति और घटा दिया। बलबन ने अहमद एवाज को आरिज ममालिक नियुक्त कर वजीर की शक्ति को घटा दिया था। बलबन ने एक उपवजीर की भी नियुक्ति प्रारंभ की थी। इस पद पर पहली नियुक्ति किया था किसे? ख्वाजा खातिर को। पहले बलबन ने पहला जो वजीर नियुक्त किया था वो ख्वाजा हसन बसरी था, और बलबन ने अहमद एवाज को आरिज ममालिक की नियुक्ति कर वजीर के शक्ति को घटा दिया, और पहली नियुक्ति किया था उपवजीर के रूप में ख्वाजा खातिर को। ख्वाजा खातिर जलालुद्दीन खिलजी के संपूर्ण शासनकाल में तथा अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक काल में वजीर रहा। अलाउद्दीन ने वजीर का पद सैनिक नेताओं को सौंप दिया, जिसे वर्ष 97 ईस्वी में नुसरत खां को तदुपरांत मालिक ताजुल मुल्क काफूर को वजीर बनाया। तो नुसरत खां को पहले, उसके बाद मालिक ताजुल मुल्क काफूर को वजीर बनाया। किसके बाद? वजीर ख्वाजा खातिर के बाद। मालिक काफूर दो पदों पर वजीर एवं मालिक ए उस सल्तनत या नायब के पद पर रहा। अलाउद्दीन ने सर्फकाइनी की नायब वजीर के रूप में नियुक्ति की थी। तो मालिक काफूर जो था वो दो पदों में था, एक वजीर के पद रूप में और एक मालिक ए उस सल्तनत या नायब या डिप्टी के पद पर था। दो पदों में मालिक काफूर। अलाउद्दीन ने सर्फकाइनी की नायब वजीर के रूप में नियुक्ति की थी। उसके बाद एक खुसरो मालिक, खिलजी शासकों का अंतिम वजीर था। कौन? खुसरो मालिक, जिसने नायब का पद ग्रहण किया और बाद में सुल्तान बन बैठा। आइन उल मुल्क महरू खुसरो मालिक का वजीर था। तो खुसरो जो पहले वजीर के रूप में काम किया, उसके बाद नायब पद ग्रहण किया और उसके बाद सुल्तान बन बैठा। आइन उल मुल्क महरू खुसरो मालिक का वजीर था। खुसरो मालिक का वजीर कौन था? आइन उल मुल्क महरू। गियासुद्दीन तुगलक ने एक नया प्रयोग यह किया कि वो भूतपूर्व वजीरों जैसे ख्वाजा खातिर आदि को परामर्श के लिए आमंत्रित करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अहमद एवाज को ख्वाजा जहां की उपाधि देकर वजीर बनाया। ये इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे वजीर बनाया था? अहमद एवाज को। किसकी उपाधि देकर? ख्वाजा जहां की उपाधि देकर। वो मोहम्मद का खास वजीर था। आरिफ के अनुसार फिरोज तुगलक का काल बिजारत का स्वर्णकाल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। फिरोज तुगलक का बिजारत का स्वर्णकाल कहलाता है। किसके अनुसार? आरिफ के अनुसार। फिरोज ने तेलंग ब्राह्मण खाने जहां मकबूल प्रथम को अपना वजीर बनाया। फिरोज ने तेलंग ब्राह्मण खाने जहां मकबूल प्रथम को अपना वजीर बनाया था। उसे फिरोज अपना भाई कहता था। एक बार तो फिरोज ने कहा भी था, खाने जहां ही वास्तविक सुल्तान है। बताया जाता है कि फिरोज की सफलता का मुख्य श्रेय उसके इसी वजीर को जाता है। किसे? खाने जहां मकबूल को। फिरोज जब भी दिल्ली से दूर जाता तो राजधानी उसी को सुपुर्द कर दिया जाता था। 1369 ईस्वी में खाने जहां मकबूल प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जोना खां खाने जहां मकबूल द्वितीय के नाम से वजीर बना। कौन? जोना खां। किस नाम से? खाने जहां मकबूल द्वितीय के नाम से। जोना खां ने फिरोज तुगलक से हस्ताक्षर कर लिया था कि बिजारत उसी के कुल के पास रहेगी। इंपॉर्टेंट है। किसने हस्ताक्षर कर लिया था? जोना खां ने फिरोज तुगलक से। ये उसी की बिजारत का जो पद था उसी के कुल के रहेंगे। सद शासक मुबारक शाह का वजीर सरवर उल मुल्क पहले स्वरूप नाम का हिंदू था। पहले हिंदू था सरवर उल मुल्क, जो कि सैयद शासक मुबारक शाह का वजीर था। लोधी सुल्तानों के सत्ता ग्रहण करने के उपरांत वजीर का महत्व गिर गया। लोधी काल में वजीर का महत्व गिर गया था। लोधी सुल्तानों की समानता उमायद खलीफा से जाती है, जिन्होंने बिना वजीर के शासन किया था। बहलोल लोधी के समय यह पद रिक्त रहा। किसके समय में रिक्त रहा वजीर का पद? बहलोल लोधी के समय। सिकंदर लोधी ने इस पद पर सर्वप्रथम मियाँ हुआ की नियुक्ति की, जिसे इब्राहिम लोधी ने कारागार में बंद कर दिया जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। मियाँ हुआ को वजीर के रूप में किसने नियुक्त किया था? सिकंदर लोधी ने।
जो कि इब्राहिम लोदी ने कारागार में उसे बंद कर दिया था एवं उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वजीर को उसके कार्यों में मदद देने के लिए कुछ अन्य अधिकारी भी होते थे। वजीर को मदद देने में उसे मुशर्रिफ ममालिक था और मुस्तफ़ी ममालिक। मुशर्रिफ ममालिक महालेखाकार होते थे और मुस्तफ़ी ममालिक महालेखा परीक्षक होते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फिरोज तुगलक ने इस पद पर जियाउद्दीन अबूरजा को दिया था, जिसे फिरोज ने यातना दिया था महालेखा परीक्षक के रूप में। फिरोज तुगलक के काल में इनके कार्यों में परिवर्तन हुआ। महालेखाकार आय का और महालेखा परीक्षक को व्यय का हिसाब रखने का दायित्व सौंपा गया। किसके टाइम पीरियड में? फिरोज तुगलक के टाइम पीरियड में। फिरोज तुगलक के ही काल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप से विकसित हुई। मुशर्रिफ एवं मुस्तफ़ी की नियुक्ति सुल्तान करता था, लेकिन वे कार्य वजीर के तहत करते थे। ये इंपॉर्टेंट है। मुशर्रिफ एवं मुस्तफ़ी नियुक्त तो सुल्तान करता था, लेकिन जो कार्य करता था वो वजीर के तहत ही करते थे। कौन? मुशर्रिफ ममालिक। क्योंकि यहाँ पर दिया गया कि वजीर को उसके कार्यों में मदद देने के लिए जो अधिकारी था उसे मुशर्रिफ ममालिक या मुस्तफ़ी ममालिक, ये दो अधिकारी था। फिरोज ने एक बार मध्यस्थता कर वजीर एवं महा अंकेक्षक N.A. माहरू के बीच के विवाद को शांत कराया था। दीवाने इशरफ लेखा परीक्षा विभाग था। ये दीवाने वकूफ ये जलालुद्दीन खिलजी द्वारा सृजित किया गया था। यह व्यय के कागजातों की देखभाल करता था। ये UGC नेट में एक बार आया था मिलान में कि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा दीवान की वकूफ पद को सृजित किया गया था। ये क्या काम करते थे? ये करते थे व्यय के जो कागजातों उसे देखभाल करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग था। अब हम डिस्कस करेंगे दीवाने आर्ज या सैनिक विभाग के बारे में। दीवाने आर्ज विभाग ये सैनिक विभाग था, जिसे राबत ए आर्ज भी कहा जाता था। इसका जो प्रमुख था उसे आरिज मुमालिक होता था। आरिज मुमालिक दीवाने आर्ज विभाग का प्रमुख होता था। मुगल काल में ही यही दीवाने आर्ज मीर बख्शी कहलाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दीवाने आर्ज था इसे मुगल काल में मीर बख्शी कहा जाता था। सर्वप्रथम बालबन ने इस पद का सृजन किया और अहमद अवाज, जिसकी उपाधि इमादुल मुल्क थी, को दिल्ली सल्तनत का पहला दीवान आर्ज बनाया था। तो ये जो दीवान आर्ज विभाग था इसे सृजित किया था गियासुद्दीन बालबन ने। ये इंपॉर्टेंट है एवं इस पद पर पहले नियुक्त किया था अहमद अवाज को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण है कि आरिज मुमालिक राज्यों का सेनापति नहीं होता था। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दीवाने आर्ज का महत्व अन्य दीवानों की तुलना में सर्वाधिक हो गया था। किसके टाइम पीरियड में? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। किसके अनुसार? बरनी के अनुसार। मालिक नासिरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का आरिज मुमालिक बना, जबकि ख्वाजा हाजी उसका नायब आरिज था। ये इंपॉर्टेंट है। मालिक नासिरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन किसका आरिज मुमालिक था? अलाउद्दीन खिलजी का, जबकि ख्वाजा हाजी उसका नायब आरिज था। बुखरा खां ने कैकुबाद से इस विभाग के प्रमुख को तीसरा स्तंभ बताया। ये इंपॉर्टेंट है। बुखरा खां ने कैकुबाद से इस विभाग के प्रमुख को तीसरा स्तंभ बताया। सुल्तान बनने से पूर्व जलालुद्दीन खिलजी इसी पद पर था। जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले किस पद पर था? दीवाने अर्ज के जो आरिज मुमालिक था उस पद पर था। सुल्तान बन जाने के बाद वो पद से जुगरूस खां को दिया था। फिरोज तुगलक ने इस पद पर अपने गुलाम वजीर इमादुल मुल्क की नियुक्ति की थी। फिरोज तुगलक का जो आरिज मुमालिक था वो था इमादुल मुल्क। उसके बाद है दीवाने इंसा। ये सचिवालय को कहा जाता है दीवाने इंसा, जिसका प्रधान दबीर मुमालिक या अमीर मुंशी होता था। ये इंपॉर्टेंट है। मिनहाज इस विभाग को दीवाने अशराफ कहता था। राजकीय अभिलेख, पत्राचार, व्यवहार आदि कार्य यही संपन्न होते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये राजकीय अभिलेख, पत्र व्यवहार आदि कार्य कहाँ से होता था? दीवाने इंसा विभाग से। यही सुल्तान की मुहर होती थी जो अनुदान संबंधी आदेशों पर लगाई जाती थी। दीवाने इंसा से ही सुल्तान के फरमान जारी होते थे। यहाँ पर फरमान जारी होते थे कहाँ से? दीवाने इंसा से। उसके बाद है दीवानी रिसालत। इस विभाग के कार्यों की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। बरनी ने भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह एक धार्मिक विभाग था। कौन? दीवाने रिसालत, कुछ इतिहासकार के अनुसार। तो वही कुछ कहता था कि ये सुल्तानों की विदेशी वार्ता एवं कूटनीतिक संबंध जैसे राजदूतों का आदान प्रदान आदि को देखता था। कौन? दीवाने रिसालत विभाग। डॉक्टर सतीश चंद्र महोदय के अनुसार फिरोज तुगलक ने लोक शिकायतों के निवारण के लिए दीवान-ए रिसालत विभाग बनवाया था। किसके अनुसार? सतीश
चंद्र के अनुसार। उन्होंने कहा कि फिरोज तुगलक ने लोक शिकायतों के निवारण के लिए ये दीवान रिसालत विभाग को बनवाया था। जो भी हो, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जरूरतमंद एवं उचित पात्रों को वजीफा या आजीविका एवं राजस्व मुक्त भूमि इमलाक, ये इम्पॉर्टेंट है, ये शब्द आजीविका इमलाक, ये राजस्व मुक्त भूमि को इमलाक कहा जाता था, आवंटित करना उसके मूल कार्य थे इसका दीवान रिसालत विभाग का। उसके बाद कुछ अन्य अधिकारी हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लेते हैं। नायब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नायब ममलिकत। सुल्तान बहरम शाह ने इस पद का सृजन किया। किसने कौन विभाग को सृजित किया, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि नायब पद सृजित किया था बहरम शाह ने, जिस पर पहली नियुक्ति किसे किया था, एदगिन को। नायब का पद सुल्तान के बाद माना जाता है और वजीर से भी श्रेष्ठ समझा जाता था। किसे, नायब का पद। कभी कभी वजीर एवं नायब का पद एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मालिक काफूर एवं नासिरुद्दीन खुसरो वजीर के साथ साथ नायब भी था। ये दोनों पद में था, कौन कौन, मालिक काफूर और नासिरुद्दीन खुसरो। नायब का पद तुगलकों ने खत्म किया था। किसने, तुगलकों ने नायब का पद खत्म किया था। अंतिम तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय वकील ए सुल्तान की स्थापना हुई, जो कि सामान्य शासन व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी था। 15वीं शताब्दी में सैयदों ने इस पद को वकील उल सल्तनत के नाम से लोकप्रिय किया। किसने, सैयदों ने इस पद को, नायब पद को किस नाम से लोकप्रिय किया, वकील उल सल्तनत। अब देखेंगे वकील ए दर, ये राज परिवार विभाग से संबंधित था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी वकील ए दर, ये राज परिवार के संबंधित थे। यही शाहजहां की शिक्षा हेतु उत्तरदायी था। आफिफ के अनुसार फिरोज तुगलक द्वारा गठित मदिरा विभाग इसी के अधीन था। किसके अनुसार, आफिफ के अनुसार। किसके अधीन था, वकील दर के अधीन था। यह पद मुगलकालीन मीरे माँ का पुरोगामी था। इसके बाद काजी कुजात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये न्याय विभाग का प्रमुख था। कौन, काजी उल कुजात। परंतु सल्तनत का अंतिम न्यायाधीश सुल्तान ही होता था। हमने बताया था कि सुल्तान सर्वे सर्वा है, न्यायाधीश हो, सेनापति हो, सर्वे सर्वा कौन था, सुल्तान था। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक सोमवार एवं बृहस्पतिवार को न्याय प्रदान करता था। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक का द्वारा निर्मित दीवान ए सियासत नामक विशेष अदालतों का उल्लेख किया है। ये इंपॉर्टेंट है, बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित दीवान ए सियासत नामक विशेष अदालतों का उल्लेख किया है। ये दीवान ए सियासत किसने स्थापना किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इतिहासकार मिनहाज को नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का प्रमुख काजी बनाया था। मिनहाज जो था एक इतिहासकार, उसे नासिरुद्दीन मोहम्मद ने काजी नियुक्त किया था। अलाउद्दीन ने अपने गुलाम तथा मुल्तान के प्रमुख व्यापारी हामिद को दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया था। किसने, अलाउद्दीन ने हामिद को। मोहम्मद तुगलक ने इस पद पर एक विदेशी इब्न बतूता की नियुक्ति की थी काजी के रूप में। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेना में कार्यरत न्यायाधीश काजी ए लश्कर कहलाते थे। सेना में जो कार्यरत था उस न्यायाधीश को काजी ए लश्कर कहलाते थे। आमिर दाद, बड़े शहरों में नियुक्त सिटी मजिस्ट्रेट के समतुल्य थे। कौन, आमिर दाद। इसका कार्य अपराधियों को गिरफ्तार करना तथा काजी की मदद में मुकदमे का फैसला करना था इनका काज, आमिर दाद का। आमिर दाद का सहायक नायबे दादबक था। आमिर का सहायक कौन था, नायबे दादबक। मुफ्ती कानून की व्याख्या करता था, जबकि काजी फैसला देता था। ये इंपॉर्टेंट है। हिंदू के मुकदमों का निर्णय गैरत श्री कानून के आधार पर होता था। सिराजुद्दीन अबू शफा उमर बिन इसफाक बिन अहमद असिबली अल अबदी नामक प्रसिद्ध विधि शास्त्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत मोड़ा चढ़ा नाम है। सद्र उस सुदूर, ये कौन था, ये धर्म विभाग था। धर्म विभाग का जो प्रमुख था उसे सद्र उस सुदूर कहा जाता है। ये जो विभाग था, इनके जो प्रमुख था, इनमें मिलान में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको याद रख लीजिए। ज़कात कर से वसूल किए गए धन का उसका अधिकार होता था। किसा, सदर उस सुदूर का। वो मस्जिद, मकतब एवं मदरसों को आर्थिक सहायता प्रदान करता था। अधिकांशतः काजी उल कुजात एवं सदर उस सुदूर के पदों पर एक ही व्यक्ति की नियुक्ति होती थी। अधिकांशतः काजी उल कुजात और सदर सुदूर पदों पर एक व्यक्ति की नियुक्ति होती थी। बरीद ममालिक, ये गुप्तचर विभाग था। इनका जो प्रमुख, गुप्तचर का प्रमुख एवं राज्य का मुख्य संवाददाता था। कौन, बरीद ममालिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आमिरों पर नियंत्रण रखने एवं उनके मनोबल को कम करने के लिए बलबन एवं अलाउद्दीन खिलजी ने इसी को अपना मुख्य हथियार बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है। आमिरों पर नियंत्रण रखने एवं उनके मनोबल को कम करने के लिए किसने
इसे अपना मुख्य हथियार बनाया था बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन ने बदायूं के बरीद का वध करवा दिया था। तो यह भी आ सकता है एग्जाम में, किसने बरीद को वध करवा दिया था? बलबन ने। उसके बाद है मुनिहान या मुनही, ये भी एक गुप्तचर था। सर ए जानदार, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान को सर ए जानदार कहा जाता था। आमिर ए हाजिब या बारबक, राजदरबार की शान शौकत और समारोह को देखने वाला अधिकारी को आमिर ए हाजिब या बारबक कहा जाता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि राजदरबार के शान शौकत और समारोह को देखता था। वो आमिरों को उनके पद के अनुरूप राजदरबार में बैठने की व्यवस्था करता था। सभी अर्जियाँ उसी के माध्यम से सुल्तान तक पहुँचती थी। उसके अधीनस्थ अधिकारियों को हाजिब कहा जाता था, जिसमें आमिर तुजुक प्रमुख था। वो सुल्तान के व्यक्तिगत सचिव के रूप में भी कार्य करता था। मोहम्मद शाह ने बालबन को तथा मोहम्मद तुगलक ने फिरोज तुगलक को आमिर हाजिब का पद दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने किसको आमिर हाजिब का पद दिया था? बालबन, मोहम्मद शाह ने बालबन को और मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज तुगलक को आमिर हाजिब का पद दिया था। आमिर आखुर, ये इंपॉर्टेंट है। अष्टाधीक्षक मोहम्मद गोरी ने ऐबक तथा रजिया ने याकूत को आमिर आखुर का पद दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। उसके बाद है चाशनीगीर, शाही रसोई का प्रबंधक। बदलादार, व्यक्तिगत हिसाब किताब देखने वाला। ये जो शब्द है चाशनीगीर, बदलागार, आमिर आखुर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो शब्द मिलान में दिया जाता है। बदलागार व्यक्तिगत हिसाब देखने वाला था। सहनाई बारगाह, दरगार का निरीक्षक। दीवाने इस्तिहाकक, मुस्लिम विद्वानों एवं धर्मशास्त्रियों का वित्तीय प्रदान करता था। कौन? दीवाने इस्तिहाकक। आदि अन्य अधिकारी थे। अधिकारियों को आदेश, नियुक्ति पत्र आदि अहकामे तौकी कहलाता है, जिनका विभाग दीवाने खरीदार था। अन्य अधिकारी थे, अर्थात अधिकारियों को आदेश, नियुक्ति पत्र आदि अहकामे तौकी कहलाता थे, जिसका विभाग का नाम था दीवाने खरीदार। तो ये था केंद्रीय प्रशासन के बारे में सुल्तनतकालीन। अगले वीडियो में प्रांतीय प्रशासन या मनसबदारी प्रथा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।